मंगलवार को गुपकार अलायंस की पार्टियां मीटिंग करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग पर फाइनल फैसला किया जाएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 24 जून को सर्वदलीय मीटिंग का फैसला किया गया तो यह फैसला एक तरफा और अचानक नहीं हुआ होगा। इसके लिए जरूर पहले से कुछ बात की गई होगी, कुछ होमवर्क किया गया होगा और इसमें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा रोल भी दिखाई देता है। गुपकार संगठन ने भी अनुच्छेद 370 पर अपनी जिद को एक किनारे किया था जब उन्होंने डीटीसी के चुनाव में हिस्सा लिया था। अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बातचीत की पहल हुई तो ये जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल दोनों अपने अपने स्टैंड में थोड़ी नरमी लाए हैं और इसी से जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव के आसार भी बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने के बावजूद केंद्र सरकार बीच बीच में यह कहती रही है कि ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। जब समय आएगा तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का हम दर्जा भी देंगे। इसलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में विधानसभा चुनाव कराने का रोड मैप बनाने पर भी चर्चा होगी। चुनाव कराने के इस रोड मैप का पहला स्टेप डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन को माना गया। 2 साल से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की स्थिति इस तरह थी। जम्मू में 37 सीटें, कश्मीर में 46, लद्दाख में 4 सीटें, कुल मिलाकर 87 सीटें होती थी। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया तो जम्मू कश्मीर में बची 83 सीटें। अब सीटों के परिसीमन के अनुसार जम्मू कश्मीर की 83 सीटों में 7 सीटें और बढ़ सकती हैं। मतलब यह हुआ कि अब विधानसभा में जम्मू कश्मीर में हो जाएंगी कुल 90 सीटें। जम्मू कश्मीर की राजनीति में हमेशा यह आरोप लगते रहे हैं कि जम्मू के प्रतिनिधित्व की अनदेखी हमेशा की जाती रही। आबादी की दृष्टि से जहां कश्मीर में कई सीटों पर वोटर 50,000 से भी कम हैं, तो वहीं जम्मू में कई सीटों पर 1 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं और इन्हीं विरोधाभासों को परिसीमन से दूर करना होगा और इसके हिसाब से नया चुनावी नक्शा भी तैयार करना है। और इसी के लिए जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाले दलों और नेताओं को पूरी तरह से तैयार होना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब पुरानी राजनीति नहीं चल सकती। ये बात कश्मीर के नेताओं को भी बहुत अच्छी तरह से अब समझ जाना चाहिए और समझ में आना चाहिए। तो ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर के परिसीमन की और 24 तारीख को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की। तो खबरदार में अब खबर भारत की उस तैयारी की जो भारत ने पिछले 1 साल में चीन पर की और भारी भारत पड़ रहा है। हमने आपको यह दिखाया था कि कैसे चीन के बॉर्डर पर 1 साल में भारत ने खुद को कई गुना मजबूत किया है, जिससे चीन की हर चाल का जवाब दिया गया। लेकिन भारत हर मोर्चे पर न सिर्फ चौकन्ना है बल्कि चीन की हर चालबाजी को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी भी कर चुका है। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। भारत की समुद्री शक्ति को चीन के मुकाबले कमजोर समझा जाता था, लेकिन सिर्फ 1 साल में भारत ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत प्रीडेटर ड्रोन से समुद्र की निगरानी कर रहा है। 30 एक्स्ट्रा प्रीडेटर ड्रोन्स भी लिए जाएंगे, जैसे समुद्री सीमा पर दूर दूर तक हमारी निगरानी होगी। 6 नए सबमरीन बनाई जा रही हैं, 41 शिप बनाए जा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि चीन की हर चुनौती से निपटने में हमारा देश भारत सक्षम है और अपनी पूरी शक्ति बढ़ा रहा है। दुश्मन के खिलाफ भारत की समुद्र नीति के बारे में हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अशोक कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। सरहद पर चीन जैसे दुश्मन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। फिर बात चाहे ड्रोन्स की हो, नए सबमरीन की हो, इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार हैं। आपसे जानना चाहूँगा सर, अभी हाल में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में 6 नए सबमरीन बनाने के लिए तैयारी की है, उसका टेंडर जारी होगा। कितना बड़ा फैसला ये नौसेना के लिए है? ये बहुत बड़ा फैसला है। जैसे आपको मालूम है कि 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम के हिसाब से हमारा एक प्रोजेक्ट 75 जो स्कॉर्पियंस है, जो मैसगॉन डॉक्स लिमिटेड में बनाए जा रहे हैं, अभी उसमें 3 ऑलरेडी कमीशन हो गए हैं और 3 अभी जल्दी आ जाएगा। अभी ये 75 इंडिया, जिसके लिए लास्ट स्टेज अप्रूवल जो डीएसी ने 4 जून को दिया था, दैट वाज फॉर बेसिकली एन अप्रूवल फॉर द ड्राफ्ट आरएफपी। वो अभी अगले हफ्ते इश्यू हो जाएगा और जब जैसे ही वो इश्यू हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स
जो है, जैसे आपको मालूम है मैज़गॉन डॉक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो वो बिड करेंगे उसके लिए। फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू हमारे कंट्री में 6 नए सबमरीन्स बनेंगे। सो द बिग एडवांटेज इज दैट जैसे पहले के सबमरीन, ये पहली बार हम सबमरीन नहीं बना रहे हैं, पहले भी हम बना चुके हैं, लेकिन ये अभी इस बार ये जो सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन जैसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ है। इसके वजह से इसका डिजाइनिंग कैपेबिलिटी और उसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस पूरा इंडिया में ही हो सकता है। तो इट्स अ ह्यूज स्टेप। अभी हम देखें जिस तरह के चुनौतियां हैं समुद्री सरहद पर, कितना अगर सबमरीन को हम देखें तो कितनी इंपॉर्टेंट है सबमरीन, और उसमें मेक इंडिया की हम बात करें वो कितना बड़ा उसमें पार्ट होगा? सबमरीन्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ वेरी बैलेंस फोर्स। नेवी ऐसा नहीं हो सकता कि on one aspect you are strong and the other you are weak. So we always have to be a very balanced force, and submarines are a critical component. So we have taken a long time for this approval because this is a strategic partnership model. ये पहला केस है तीनों सर्विस में से. So the process took a little longer क्योंकि हम भी सीख रहे हैं उसमें जो modification process में करना है वगैरह वगैरह. But I think this is a giant step. It will make our navy stronger definitely. And when it comes to Atmanirbhar Bharat and the Make in India concept is concerned, I think this is a giant step. इस वक्त हमने देखा कि जब लद्दाख में चीन सरहद पर तनाव था, तीनों सेनाओं में पहली बार एक नया तरह का फैसला आपने किया, जो प्रीडेटर ड्रोन्स सर्विलांस के लीज पर लिए गए। वो उसकी अगर हम बात करें तो वो कितना बड़ा फैसला है और उससे क्या फ़ायदा हमें समुद्री सरहद पर मिला? ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के थ्रू हमने जल्दी 2 लिए थे। जैसे आपको मालूम है कैपिटल केस 30 का वो तो अलग से चल रहा है, लेकिन दिस 2 वे टेकन बेसिकली फॉर अस टू गेट अ हैंडल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द लॉन्ग एंड्योरेंस जो है इसका है, और बिकॉज ऑफ विच ज़्यादा रेंज कवर सकते हैं, दैट हैज एनेबल्ड अस टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पिक्चर, वेदर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, वेल डीप इनटू द इंडियन ओशन। अभी हमारे पास पूरा डोमेन अवेयरनेस कंप्लीटली है। उससे क्या होता है, एक्चुअली आई कीप मेंशनिंग दिस दैट there are 120,000 ships per annum that transit the ISLs of the Indian Ocean region. In addition, there are warships. At any given point in time, there are something like 80 to 90 warships of other extra regional forces which are operating within the Indian Ocean region. So this long endurance and big ranges has given us a massive advantage in ensuring that we have a complete picture of the entire region. हमने देखा कि जब लद्दाख में तनाव था उस दौरान आपने अपने P8I का भी इस्तेमाल किया वहाँ पर निगरानी के लिए, तो कितना फ़ायदा मिला? और इस वक्त इस दौरान किस तरह की एक्टिविटी, खासतौर से अगर हम चाइनीज़ शिप की बात करें, वो भी क्या हमने ड्रोन के ज़रिए और प्रीडेटर ड्रोन के ज़रिए अपने उनकी जानकारी ली है हमने? सी एक्चुअली जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, सी आवर जॉब इज़ टू इंश्योर दैट वी आर रेडी फॉर एनी ऑफेंसिव एक्शन or to defend any offense that may come on to our maritime interests in the maritime domain. So these kinds of, the first step in all this is surveillance and having a complete awareness of what is happening around us. And both the P8Is and these actually give us the benefit of ensuring that domain awareness is not restricted to the surface and to the ships alone, but also to the submarines underwater. So both these assets, whether it is P8I or the drones which have been leased, have been of extreme importance to us. जिस तरह के हालात हमने लद्दाख में देखे, एक तरह से चीन कहीं ना कहीं हमें चौंकाने में कामयाब रहा। इस तरह के अगर हम प्रेडेटर ड्रोन की बात करें, P8I की बात करें, तो आपको लगता है कि हमारी जो तैयारी है, चीन समुद्र में कम से कम हमें नहीं चौंका सकता? हमारा एम हमेशा ये रहता है कि कोई भी हमें सरप्राइज नहीं करे एट सी। जैसे आपको मालूम है 26/11 इंसिडेंट जो हुआ था, जो हमें कोस्टल सिक्योरिटी की वजह से ब्रीच करके हमें सरप्राइज किए थे। So there are a lot of initiatives which are taken under the aegis of the NCS MCS. इसकी वजह से कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क हो या नेशनल AIS चेन हो, और लॉट ऑफ प्रोसीजरल करेक्शंस हो, जैसे AIS फिट होता है अभी लेस देन 300 टन्स वाला शिप्स में भी मोर देन 20 मीटर्स इन लेंथ, उन सब में AIS आ गया। फिर जो भी जहाज इंडिया में आएगा उसको एक पैंस कॉल लगाना पड़ता है, प्री अराइवल नोटिफिकेशन सिक्योरिटी, ऐसे प्रोसीजर्स भी बहुत सारे इंसर्ट किए थे। ये सब इसलिए किए हैं
कि कोई हमें सरप्राइज ना करे। फिर भी कोई वेसल ऑफ इंटरेस्ट जो ये सब रूल्स फॉलो नहीं करता है वो फिर भी कर सकता है। सो इसलिए ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो है, वेदर इट इज P-8I और द लॉन्ग रेंज हाई एंड्योरेंस ड्रोन्स हो, ये सब हमें बहुत फायदा है। आर एम इज दैट कोई हमें मैरीटाइम डोमेन में सरप्राइज ना करे। एक सवाल, अगर हम तैयारियों की बात करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ की बात करें, जो हमने शिप ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर हम आने वाले समय में लेंगे, अगर हम आने वाले दिनों की चुनौती को देखें, खास तौर से जो हमारा बड़ा अगर हम देखें चीन के तौर पर देखें, एसेट के मामले में हम कहाँ मुकाबला करते हैं चीन से? एसेट्स के मामले में ऐसा नहीं है कि हम नंबर क्रंचिंग करें कि हमारे पास इतने जहाज है, उनके पास इतना है, और किसी के पास भी, बट येट नंबर्स का वी कांट विश अवे द नंबर्स आइदर। और हमें ये भी देखना है कि टेक्नोलॉजिकली वी मस्ट ऑलवेज रिमेन अहेड ऑफ द कर्व। So we are taking a lot of initiatives in that regard. When it comes to just sheer numbers alone, as you're aware, there are 41 ships which are under construction in various shipyards of the country today, including an aircraft carrier at Cochin Shipyard Limited. And then we also have the acceptance of necessity accorded by the Defence Acquisition Council for 49 ships. So as you just asked me about the submarines, we are well on our way not only to finish the Project 75 but to kickstart the Project 75 India with the RFP being issued very soon. एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।